के लगभग 50 साल पहले अमेरिका और यूरोप में ये सिस्टम आया था, ओपन मार्केट सिस्टम, और इस सिस्टम के वहाँ पर इन्होंने ये चला था यही सिस्टम। और कनाडा में उससे पहले व्हीट बोर्ड होता था। व्हीट बोर्ड जब तक था जब तक किसान वहाँ राजी थे, लेकिन व्हीट बोर्ड पूंजीपतियों के दबाव में ख़त्म कर दिया गया। कनाडा की स्टडी अगर आप करोगे तो लगभग 29% फार्मर थे, जो 1.5 या 2% रह गए। वो अमेरिका में भी यही हुआ, लगभग 29 से घट के 1.5 या 2% रह गए। अगर आप नॉर्वे का उदाहरण ले लें, 19,65,000 रुपये के करीब सालाना एक किसान को सब्सिडी दी जाती है। 19,65,000 करीब नॉर्वे में एक किसान को सालाना। अगर हम उस लेवल तक पहुंचे, और हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जो डाटे आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खुद के डाटे हैं, वो 3,000 से 4,000 के बीच में सब्सिडी वेरी करती है। और वो सब्सिडी जो किसान को मिलेगी उसके लेवल तक, नॉर्वे के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें 400 साल लगेंगे। हम किस प्रकार से उस मॉडल का मुकाबला कर पाएंगे जो पहले फेल हो चुका। लेकिन वहाँ की सरकारें अपने किसान को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो खेती करे, उनको डायरेक्ट ह्यूज सब्सिडी दी। अमेरिका के अंदर अब आपका 40 से 45 लाख रुपए मिलता है सालाना। इस प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर वेरी करता है कि इस प्रकार से सब्सिडी दे करके किसान को जिंदा रखा जाता है। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। आप फर्टिलाइजर पर टैक्स दे रहे हो, आप उनको दवाइयों पर टैक्स दे रहे हो, आप जो आपके सर्टिफाइड बीज है उन पे आप टैक्स ले रहे हो, उनको हर किस्म से उनके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में टैक्स ले रहे हो। तो किसान को टैक्सेबल आपने पहले ही कर दिया, और उसके बाद उसको MSP नहीं मिले, और उसके बाद हेमोग्राम पे वो छोड़ दिया जाए। हमें दूसरे देश की देखने की जरूरत नहीं, हमें बिहार का उदाहरण काफ़ी है। 2006 में मंडियाँ जो बंद हुई, उसके बाद बिहार के किसान की हालत क्या है आज। क्या कारण है कि बिहार से वही पैडी जो हमारे यहाँ 1850 बिकती है, वही पैडी बिहार में 1100 रुपये 1200 रुपये FOR हरियाणा मिल रही है। मैं खुद मुक्त भोगी हूँ, मैंने अरहर भी बोई, सूरजमुखी भी बोई, लेकिन वो खरीदारी नहीं मिला। MSP की बात छोड़, जीन में खरीदारी नहीं मिला। मेरे को तो मुश्किल हो करके उनको आए पाए देख बेचना, उसके मैंने खेती करनी छोड़ दी वो वाली। अब मैं क्या करूँगा। आप यही समझ रहे हैं ना कि आज वास्तव में आज ज़रूरत क्या है इस देश के अंदर, किसान कल्याण और आमदनी आयोग बने, किसान की निश्चित आय तय की जाए। और अगर कहीं कम रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम एश्योर्ड प्राइस भी हो सकता है कि इसकी आमदनी किसान की कम रही तो उसकी भरपाई वो आयोग करे। आज तक केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं या जो भी आज लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, बार बार ये कह रहे किसान के फायदे में है, लेकिन क्लोज वाइज किसान के फायदे के लिए किस प्रकार होगा कोई रोड मैप नहीं दे पाए। कि अगर MSP निर्धारित हो, जिस बात के लिए आज किसान आंदोलन खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, उसका फायदा निश्चित तौर पर छोटे, मीडियम और हमारे मार्जिनल फार्मर को पहुंचेगा, जिनकी संख्या देश के अंदर कुल मिला के 86-85% वेरी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। परमिंदर सिंह ढुल हैं हमारे साथ। कई मुद्दों पर बात करेंगे। एक परिचय आपको दे देते हैं। पूर्व विधायक रहे हैं जुलाना से, और ये हरियाणा बीजेपी में पहली बगावत थी। इन्होंने बगावत की थी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। सत्ताधारी पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया था। आप जब भी इनके फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, इनके पेज के ऊपर जाएंगे, तो आपको बहुत सारे डेटाज मिलेंगे, बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, जिनको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हम किसी जानकार के प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। और आज की तारीख में 3 कानूनों के बारे में बहुत सारे भ्रम हैं जो तथ्यों से परे हैं, और इन भ्रम को फैलाने का एक तरह से काम खुद सरकार भी कर रही है। लेकिन उन्हीं जो भ्रम हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इस बातचीत में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी बातें हुई हैं 3 कृषि कानूनों के बारे में, अलग अलग तरीके से बात को डिरेल करने की कोशिश हुई है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश हुई है, इन कानूनों के फ़ायदे बताने की कोशिश हुई है। आज की तारीख में जो एक नया पिछले दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया था कि उनकी सरकार की तरफ से जो ये कोशिश हो रही है, वो हो रही है ये 3 कानूनों के ज़रिए कि छोटे किसानों को फ़ायदा पहुँचे। एक तरह से छोटा किसान वर्सेस बड़ा किसान, ये डिवाइड पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। इन कानूनों को आपने स्टडी किया, क्या छोटे किसानों को फ़ायदा हो रहा है इससे कि चलो ठीक है, बड़े किसानों को अगर हम दरकिनार कर दें तो? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि सारी बातें आज तक केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं या जो भी आज लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, बार बार ये कह रहे किसान के फ़ायदे में है, लेकिन क्लोज वाइज किसान के फ़ायदे के लिए किस प्रकार होगा कोई रोड मैप नहीं दे पाए।
केवल एक बात ये कहनी चाहिए, किसान के फायदे के फायदे के नहीं होने वाला। और जो बात आप कह रहे थे, जो आज देश के अंदर छोटे किसान को और बड़े किसान को बांटने की बात करी गई है, वो बिल्कुल तथ्य से परे है। सच्चाई ये है कि एमएसपी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो छोटे किसान को, मार्जिनल फार्मर को रहा है। और बड़े किसान तो किसी भी प्रकार से अपनी फसल को दाएं बाएं कर भी सकते हैं, लेकिन छोटे किसान को इसका फ़ायदा रहा है। अगर आप डाटा उठा के देखेंगे नेशनल लेवल का, तो जो हमारा पैडी है, धान, उसके अंदर केवल 1% जो बड़े किसान हैं, जो उनकी को फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन अगर आप लगाओगे दूसरा हिसाब, जो 1 हेक्टेयर से कम के या 2 हेक्टेयर से कम के किसान हैं, वो 70% है, उनको एमएसपी का ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। 29% मीडियम फार्मर हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी का पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि अगर एमएसपी निर्धारित हो, जिस बात के लिए आज किसान आंदोलन खड़ा हुआ है इस देश के अंदर, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर छोटे, मीडियम और हमारे मार्जिनल फार्मर को पहुंचेगा, जिनकी संख्या देश के अंदर कुल मिला के 86-85% वेरी करती है। और अच्छा, ये एक चीज़ और क्लियर कर दें, ये जो कहा जाए कि 1% जो बड़े किसान हैं उनको ही एमएसपी मिलती है और 70% छोटे किसानों को मिलते हैं, ये भी वो है जिनको एमएसपी मिलती है, ये उसके अंदर डिवाइड है जिनको एमएसपी मिलती है। नहीं, ये बात नहीं, आप मेरी बात को समझ के, मैं ये कहता हूँ कि जो मार्जिनल फार्मर हैं और मीडियम फार्मर हैं, एमएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा वो उठाते हैं, क्योंकि वो 86% है। तो इसका मतलब 86% किसान को फायदा होता है। डाटेज हैं जो बता रहा हूँ कि 1% बड़ा किसान जो फसल बेचता है, छोटे किसान आगे 70% जो मार्जिनल फार्मर हैं, 2 हेक्टेयर से कम के, 29% मीडियम फार्मर्स हैं। तो इतने बड़े तबके को एमएसपी का फायदा पहुंचना निश्चित है, इसीलिए झगड़ा है, लड़ाई। इसमें बड़े किसान छोटे किसान की कोई बात नहीं। अगर आप दूसरा हिसाब लगाएं, जो आज छोटा किसान है, मान लीजिए मेरे पास 2.5 एकड़ है, 3 एकड़ है, मेरे पास संभव कैसे होगा कि मैं अपनी उपज को अपने नज़दीक की मंडी छोड़ करके मैं कहीं बाहर जाऊँ? वो तो मेरे बुत्ते की बात नहीं, क्योंकि पहले मेरा ही एरिया ही छोटा है, ना मेरे पास साधन है, ना संसाधन है। बड़े किसान के पास तो हो सकता है साधन भी हो, वो कुछ स्टोर भी कर ले और वो रुक भी जाए, लेकिन छोटा किसान तो रुकेगा ही नहीं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, हमारे खासतौर पर पंजाब हरियाणा की व्यवस्था अगर हम देखते हैं, तो ज़मीन बोने से लेकर ज़मीन की जब बुआई करते हैं नई फसल की, उसकी कटाई तक कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पहले कभी सोचा भी नहीं जाता। वो इम्प्लाइड खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उस खर्चे को पाटने के लिए छोटा, मार्जिनल, मध्यम दर्जे का किसान वो मजबूर है जैसे ही फसल कटे उसको बेचने के लिए, और उसको तुरंत बेचने के लिए ये मंडी व्यवस्था बनाई गई थी। जब ये दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने बनाई थी, उस समय ये दिक्कत थी। और ये लड़ाई आज की नहीं है, 200 साल से चल रहा है कि उचित भाव मिले, लगातार चल रहा है। तो मंडी व्यवस्था, उनको एक नज़दीक मंडी मिली, इसलिए हरियाणा का, पंजाब का किसान थोड़ा थोड़ा उभरा है। और आज ये मानता हूँ कि एमएसपी के होने से सबसे ज़्यादा फायदा 86% जो टोटल किसान, छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, उसको सबसे ज़्यादा संबल मिलेगा, ताकत मिलेगी जीवन यापन करने के लिए, उसको खड़ा होने के लिए। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और, मैं जैसे आपके फेसबुक पेज को जब स्टडी करता हूं, तो उसमें कई और देशों की अर्थव्यवस्था या वहां पर किसानों की स्थिति के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। और एक आपकी आलोचना का आधार ये भी रहता है कि इस तरह का मॉडल बाकी देशों में पहले नाकाम हो चुका है। कौन कौन से देश का आप उदाहरण दे सकते हैं, और किस तरह से आप देखते हैं कि दूसरे देश इस आंदोलन को किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इस प्रकार से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लगभग 50 साल पहले अमेरिका और यूरोप में ये सिस्टम आया था, ओपन मार्केट सिस्टम, और इस सिस्टम के वहाँ पर इन्होंने ये चला था यही सिस्टम। और कनाडा में उससे पहले व्हीट बोर्ड होता था। व्हीट बोर्ड जब तक था, जब तक किसान वहाँ राजी थे, लेकिन व्हीट बोर्ड पूंजीपतियों के दबाव में ख़त्म कर दिया गया। कनाडा की स्टडी अगर आप करोगे तो लगभग 29% फार्मर थे, जो 1.5 या 2% रह गए। वो अमेरिका में भी यही हुआ, लगभग 29 से घट के 1.5 या 2.25% रह गए। और दूसरे जो यूरोप देश है, उनों के अंदर उन किसानों को सस्टेन करने के लिए, उन किसानों को अपना जिंदा रखने के लिए उनको ह्यूज सब्सिडी दी जाती है। अगर आप नॉर्वे का उदाहरण ले लें, 19,65,000 रुपये के करीब सालाना एक किसान को सब्सिडी दी जाती है। 19,65,000 करीब नॉर्वे में एक किसान को सालाना। अगर हम उस लेवल तक पहुँचे, और हमारा हिंदुस्तान में क्या है, जो डाटे आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के खुद के डाटे हैं, वो 3,000 से 4,000 के बीच में सब्सिडी वेरी करती है। और वो सब्सिडी जो किसान को मिलेगी,
उसके लेवल तक, नॉर्वे के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें 400 साल लगेंगे। हम किस प्रकार से उस मॉडल का मुकाबला कर पाएंगे जो पहले फेल हो चुका, लेकिन वहाँ की सरकारें अपने किसान को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो खेती करे, उनको डायरेक्ट ह्यूज सब्सिडी दी। अमेरिका के अंदर अब आपका 40 से 45 लाख रुपए मिलता है सालाना। इस प्रकार से अलग अलग देशों के अंदर वेरी करता है कि इस प्रकार से सब्सिडी दे करके किसान को जिंदा रखा जाता है। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ मान लीजिए 4,000 रुपये सब्सिडी मिल गई, उसके बाद एक किसान को कितना टैक्स देना पड़ेगा? आज इस प्रकार डीजल का है, डीजल किसान को खेती के लिए डीजल चाहे ट्रैक्टर में इस्तेमाल हो, चाहे डीजल पंप से इस्तेमाल हो, क्योंकि आज भी देश में बिजली के ट्यूबवेलों की संख्या कम है और डीजल इंजन की संख्या ज़्यादा है। तो उनके लिए कितना टैक्स देने लगे? 60% से ऊपर टैक्स देने लग रहे हैं। आप फर्टिलाइजर पर टैक्स दे रहे हो, आप उनके दवाइयों पर टैक्स दे रहे हो, आप जो आपके सर्टिफाइड बीज हैं उन पे आप टैक्स ले रहे हो, उनको हर किस्म से उनके एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में टैक्स ले रहे हो। तो किसान को टैक्सेबल आपने पहले ही कर दिया, और उसके बाद उसको एमएसपी नहीं मिले, और उसके बाद हेमोग्राम पे वो छोड़ दिया जाए। हमें दूसरे देश की देखने की जरूरत नहीं, हमें बिहार का उदाहरण काफ़ी है। 2006 में मंडियाँ जो बंद हुई, उसके बाद बिहार के किसान की हालत क्या है? आज क्या कारण है कि बिहार से वही पैडी जो हमारे यहाँ 1850 बिकती है, वही पैडी बिहार में 1100 रुपये 1200 रुपये FOR हरियाणा मिल रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एमएसपी का बहुत बड़ा योगदान है किसान को जिंदा रखने के लिए। और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैंने आज स्टडी की है पूरे इसकी सिस्टम की, मैं ये समझता हूँ कि आज एक बहुत ज़रूरत है कि इस देश के अंदर आप देखेंगे कर्मचारी वेतन आयोग बना हुआ है, MLA MP भी तनख्वाह बना लेते हैं, असंगठित श्रमिक भी तनख्वाह, उनका भी बोर्ड बना हुआ है, श्रमिक कल्याण बोर्ड। संगठित क्षेत्र के अंदर भी इनकी तय है, न्यूनतम वेतन तय है। क्या आज ये जरूरत नहीं कि किसान की भी एक आमदनी वेतन हो? क्या इसकी जरूरत नहीं कि किसान की आज MSP की गारंटी प्लस में एक वेतन आयोग हो, जो ऑटोनॉमस बॉडी हो, जिस प्रकार CAG है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, इस प्रकार से हमारी ऑटोनॉमस बॉडी हो, उसका नाम होना चाहिए किसान कल्याण आमदनी आयोग, ताकि उसके अंडर, उसी के अंडर ये सिस्टम आना चाहिए कृषि मूल्य आयोग, जो वो खेती की आमदनी तय करते हुए ये देखे कि किसान को हिंदुस्तान में ये फसल पैदा करने के लिए कितना लागत देना पड़ रहा है और कितनी उसको बचत दे करके हम उसको एक न्यूनतम जो उसकी आय है वो सुनिश्चित कर सके। जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। ये जो आपका जो कॉस्ट एंड ये जो हमारी CACP, ये भी उसी के अंडर होना चाहिए और ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए। उसका कोई न कोई, जिस प्रकार से बजट होता है उसका बजट दो, उसको एलोकेशन करो, उसको देखो। आप इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा हिंदुस्तान के अंदर कि आप ये मान के चलेंगे कि हिंदुस्तान का टोटल किसान कोई जरूरी नहीं है कि वो धान ही उगाएगा, वो गेहूं उगाएगा, वो दूसरी फसल भी उगाने को तैयार है, अगर उसको ये निश्चित हो कि तेरे को ये एश्योर्ड प्राइस मिले ही मिलेगा। मान लीजिए मैं मक्का बोता हूँ, मेरे को ये पता है कि मेरे को एश्योर्ड प्राइस मिले ही मिलेगा, मक्के में मेरा खर्चा कम होगा, मैं क्यों मक्का नहीं बोऊंगा, मैं सोयाबीन क्यों नहीं बोऊंगा, मैं अपनी सूरजमुखी क्यों नहीं लगाऊंगा। मैं खुद मुक्त भोगी हूँ, मैंने अरहर भी बोई, सूरजमुखी भी बोई, लेकिन मेरे को खरीदारी नहीं मिला। MSP की बात छोड़, जिन में खरीदारी नहीं मिला, मेरे को तो मुश्किल हो करके उनको आए पाए देख बेचना, उसका मैंने खेती करनी छोड़ दी वो वाली। अब मैं क्या करूँगा? आप यही समझ रहे हैं ना कि आज वास्तव में आज ज़रूरत क्या है इस देश के अंदर, किसान कल्याण और आमदनी आयोग बने, किसान की निश्चित आय तय की जाए और अगर कहीं कम रहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम एश्योर्ड प्राइस भी हो सकता है कि इसकी आमदनी किसान की कम रही तो उसकी भरपाई वो आयोग करे, ताकि किसान की एक आशाएं है। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब इस देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा, उसके पास इतनी गुंजाइश होगी कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने बच्चों को वो उनकी ख्वाहिश पूरी कर सके, उनके स्वास्थ्य की चिंता उसको ना हो, तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जब देश का 70% आत्मनिर्भर बनेगा तभी तो इसके ऊपर जाने की ज़रूरत। आज वास्तव में इसकी ज़रूरत है और इसके साथ साथ अगर ये चीज़ हो जाती है तो आज आप ये देखना कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जो हमारा आज बजट जो हमारे बन रहे हैं या जिस दिन से देश की आज़ादी हुई, हमारे लिए ये एक त्रासदी रही कि हमने कृषि को सेंटर पॉइंट नहीं रखा, हमने कृषि को साथ में लगा के रखा है। जबकि हिंदुस्तान की क्योंकि इतनी बड़ी आबादी कृषि पे है तो हमारा बजट का जो सिस्टम होना चाहिए वो एग्रीकल्चर बेस ही होना चाहिए। क्या कारण है कि मानसून अच्छी होगी
तो शेयर बाजार अच्छा चढ़ेगा, मानसून माड़ी होगी तो शेयर बाजार नीचे डूबेगा। तो सारा ही देश जब कृषि जो है 45 लाख करोड़ का सालाना कृषि बाजार है और 24% के हिसाब से ये आज वो रोजगार भी दे रहा है, तो हमारे को इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ओपन मार्केट सिस्टम से इसकी शोषण होगा, इसकी बर्बादी निश्चित है। जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। जी अच्छा ठीक है, इसी पॉइंट पे आ गए आप, सही किया आपने। मैं जो हमने शुरुआत की थी इस सवाल की कि कई देशों का जो आपने जिक्र किया, लेकिन सर सतही तौर पर जब हम देखते हैं कि जिन देशों का आपने जिक्र किया वहाँ पर ये मॉडल लागू हुआ, लेकिन वो देश तो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो हम लोग तो ये मान के चलते हैं या देश के लोग तो ये मान के चलते हैं कि वहाँ के जैसे हालात हो जाएंगे अगर ये कानून यहाँ पे लागू होंगे। तो ये वहाँ पर किसानों में अंतर है या फिर देश की जो पूरी स्थिति है उसमें अंतर है? इन दोनों को बांट के देख सकते हैं क्या? किसानों में अंतर तो कुछ नहीं, किसान तो खेती छोड़ गए थे। अब कनाडा अगर आप लगाओ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज उससे पुरानी बात बता रहा हूँ, कनाडा तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक देश रहा है। तो जो वहाँ का किसान डूब सकता है, उसको खेती को बचाने के लिए वहाँ की सरकार जो है वो उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे के जिंदा रख रही है। तो यहाँ तो सिस्टम संभव ही नहीं है, आज तो संभव ही नहीं है, जब हम बेरोजगार दूर नहीं कर पा रहे। कितनी कनाडा का एक और जिक्र कर रहे थे आप, एक मेल का जिक्र कर रहे थे। नहीं, एक मेल भी आई हुई है, मैंने पढ़ी थी मेल इस ब्लॉग पे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उससे आज पूरा यूरोप, अमेरिका और कनाडा के लोग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान अपने यहाँ इस ओपन मार्केट सिस्टम को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी इस आंदोलन करके इस ओपन मार्केट सिस्टम को बंद करके गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम लाएंगे, ताकि वहाँ किसान फिर उभर सके, फिर वहाँ इस सेक्टर के अंदर नौकरियाँ उपलब्ध हो सके। मेरा ये मानना है। अच्छा, ये मतलब कनाडा के लोग इस तरह से उम्मीद लगाए बैठे और इवन पूरा यूरोप। अच्छा सर, ये बंदिशें क्या है? क्योंकि एक बंदिश तो WTO की है शायद कि सब्सिडी कम से कम करनी है या ख़त्म करनी है, तो फिर भारत सब्सिडी ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये दूसरे देश कैसे दे पा रहे हैं अपने किसानों को? डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, डायरेक्ट उनके पास सिस्टम है डायरेक्ट सब्सिडी देने का। हमारे यहाँ जो हमारा बजट है वही नहीं है। हमारा रिजर्व बैंक है, जैसे आज रिजर्व बैंक में रिजर्व तो कुछ भी नहीं रहा। सच्चाई है कि सोना आपने गिरवी रख दिया, रिजर्व पैसा जितना पड़ा था 3.25 लाख करोड़ से आप ऊपर निकाल के ले गए, तो रिजर्व बैंक तो नाम का रिजर्व रहेगा, रिजर्व तो कुछ रहा ही नहीं। अगर आप भत्ता आ जाए तो कहाँ से पैसे लाएंगे? यही एक चिंता पड़ी हुई थी, यही चिंता है। और आज इस गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर डालने की कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर आए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन वो कंपटीशन कराएं, गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम का प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन कराएं। आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दीजिए, मिनिमम एश्योर्ड प्राइस रख दीजिए, उनको कहो कि आओ, चाहे मंडी में खरीदो चाहे अपने यहाँ खरीदो, आपको इस दाम से कम नहीं देना पड़ेगा। मैं तो हैरान हूँ कि हिंदुस्तान में कई कमेटियाँ बनी, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनी हो, उनकी सभी की रिकमेंडेशन ये थी कि इस किसान को बचाने के लिए MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए और लागत मूल्य के ऊपर 50% ऊपर MSP होनी चाहिए। तो जब खुद की रिकमेंडेशनें हैं, इस देश के सभी राजनीतिक दलों की रिकमेंडेशन है, तो आज मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत है, तो इनको इस खुले दायरे से आगे आकर के उन सारी चीज़ों को मान करके स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 फार्मूला लागू कर देना चाहिए। मामला ही कुछ नहीं, C2 फार्मूला लागू कर दो, निश्चित तौर पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, हिंदुस्तान का किसान भी जिएगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और आने वाले समय के अंदर देश और भी तरक्की करेगा। अच्छा सर, अभी जैसे कई गाँव का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर भी बार बार जा रहे हैं, फिलहाल आपको ये आंदोलन किस मोड़ पे नज़र आ रहा है? पहले के मुकाबले आज की तारीख में आंदोलन को किस तरह से देखते हैं, लोगों के नज़रिए को भी? पहले जिस प्रकार आंदोलन शुरू हुआ उसमें धीमा था, लेकिन आज लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि हमने ये जो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है इसको जीतना ही जीतना है। इसके जीतने कितनी कुर्बानी देनी पड़े लोग तैयार हैं, मन वचन से तैयार हैं। और बार बार एक जिक्र भी चलता है कि आज दोबारा से जो 1907 के अंदर
अजीत सिंह के समय में सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में एक वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपे के कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसमें कामयाबी मिली थी। तो आज लोगों को लगता है कि हमारे एकजुट होकर शांतिपूर्ण ढंग से हम आगे बढ़ते रहे, निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आज सरकार को हठधर्मी और अहंकार छोड़ करके अन्नदाता की इस मांग को पूरा करना चाहिए और इन तीनों कानूनों को वापस लेकर के एमएसपी बढ़ा देनी चाहिए। ये कृषि मूल्य और कृषि का एक किसान कल्याण और आमदनी आयोग बना करके नए कानून बनाए, किसानों के साथ बैठ पे बनाए। और मैं समझता हूँ आप ये आयोग बना दो, उस आयोग पर ही छोड़ दो कि अब आप किसानों से बात करके नए सुधार के कानून लाओ, सभी स्वागत करेंगे। सुधार चाहिए, सुधार चाहिए, शोषण ना हो, सुधार चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन आज जिस प्रकार से सुधार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि किसी भी विरोधात्मक आवाज़ को दबाने के लिए यूएपीए देश, ये डिसीजन नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर विरोध की भावनाओं को उचित सम्मान देकर सुना जाना चाहिए, उसका आदर भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, उसको क्रश करने की जो कोशिश इस देश के अंदर हो रही है, ये चिंताजनक है कि कहीं प्रजातंत्र ही तो नहीं जाता दिख रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।